हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कमलेश गुप्ता आपको अपने चैनल पर स्वागत करता है। पिछले वीडियो में हम लोग श्रेणी क्रम समूहन यानी सीरीज ग्रुपिंग के बारे में समझे थे। आज हम लोग समानांतर क्रम समूहन यानी पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में समझेंगे। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए समांतर क्रम समूहन को देखते हैं। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम समूहन, समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। तो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम समूहन पैरेलल ग्रुपिंग, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे आपस में जुड़े होते हैं तथा इसी तरह दूसरे सिरे भी आपस में जुड़े होते हैं। चलिए समझते हैं। मान लिया कि हमारे पास तीन प्रतिरोध दिए हुए हैं, हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं। हमारे पास तीन प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। हमारे पास तीन उपलब्ध प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। ये तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक ही बिंदु पर आके मिलते हैं और अंतिम सिरा भी एक ही बिंदु पर आके मिलता है। समांतर क्रम समूहन में क्या होता है कि तीनों जितने भी प्रतिरोध हों उसका पहला सिरा एक ही बिंदु पर और अंतिम सिरा एक ही बिंदु पर आके मिलता है। इसी को बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे आपस में जुड़े होते हैं तथा इसी तरह दूसरे सिरे भी आपस में जुड़े होते हैं। पहला सिरा एक बिंदु पर, मान लीजिए कि एक बिंदु हमारा ए है, दूसरा सिरा भी एक ही बिंदु पर, मान लीजिए कि ए बिंदु हमारा बी है, पर आके मिलते हैं। ओके, अभी तीनों प्रतिरोध को हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तीनों प्रतिरोध को हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं, कुंजी लगा के। कुंजी लगा के हम तीनों प्रतिरोध को एक बैटरी से जोड़ दिए। जैसे ही कुंजी हम बंद करते हैं, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होती है, माने करंट जो है प्रवाहित होने लगता है, आई भी पोटेंशियल के साथ। तो जैसे ही आई धारा ए बिंदु पर आती है, आई हमारी ए बिंदु पर आती है, इसके पास अब उपलब्ध रास्ते तीन हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, श्रेणी क्रम समूहन में हम लोग क्या पढ़े थे कि रास्ता एक ही था, लेकिन यहां इसके पास तीन रास्ते हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि धारा क्या है, पानी की तरह है। धारा क्या है, पानी की तरह है। जैसे रास्ते बदलेंगे धारा बदल जाएगी। तो यहां पर आई के पास तीन रास्ते हैं, एक इधर, एक सीधे और एक इधर। तब इसके पास तीन रास्ते हैं। अब ये क्या होगा कि तीन भागों में बढ़ जाएगा। ये जो हमारा आई धारा है ये तीन भागों में बढ़ जाएगी, I1, I2 और I3, क्योंकि अब इसके पास जो है तीन रास्ते हैं। वहां केवल एक ही रास्ता था, इसलिए धारा सेम प्रवाहित हो रही थी। यहां पर आई के पास तीन रास्ते हैं, तो धारा हमारी बट गई I1, I2 और I3 में। ठीक है, अब यही धारा फिर बी बिंदु पर जाके एक ही हो गई, आई। ये धारा फिर बी बिंदु पर जाके एक ही हो गई, आई करंट हो गया। और मैं क्या बताया था, पोटेंशियल के बारे में बताया था, विभवांतर के बारे में, कि बिंदु बदलेगा विभवांतर बदल जाएगा। देखिए, जो R1 हमारा रजिस्टर है, R1 जो हमारा प्रतिरोध है, उसका बिंदु क्या है, ए और बी। किस बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, ए और बी बिंदु के बीच में। जो R2 प्रतिरोध है ये भी ए और बी बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है। जो R3 प्रतिरोध है ये भी हमारा ए और बी बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है। यानी R1, R2 और R3 तीनों जो है ए और बी बिंदु के बीच में जुड़े हुए हैं। यानी यहां तक कि बैटरी भी हमारी ए और बी बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है। तो जो बैटरी से हमारा पोटेंशियल यानी जो हमारा विभवांतर भी प्रवाहित हो रहा है वह R1 पर भी ही रहेगा, R2 पर भी ही रहेगा और R3 पर भी ही रहेगा, क्योंकि यहां बिंदु सेम है, बिंदु यहां सेम है, इसलिए विभवांतर हमारा सेम ही होगा, यानी भी ही रहेगा। ठीक है, अब एक हम लोग क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध। जो R1, R2 और R3 जो हम लोग तीन प्रतिरोध लिए हैं,
अभी R1 R2 और R3 के बदले में, तीनों प्रतिरोध के बदले में हम लोग एक ही प्रतिरोध ले लेते हैं जिसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध R। जो R1 R2 और R3 है वो R1 R2 और R3 के बदले में हम लोग एक ही समतुल्य प्रतिरोध लेते हैं R। एक समतुल्य प्रतिरोध ले लिए R, जो R1 R2 R3 के बदले में जो R1 R2 और R3 जो मिलके काम कर रहे हैं वो R जो है हमारा अकेले काम करेगा। तीनों के बदले में समतुल्य प्रतिरोध में तीनों के बराबर है, अकेले काम करेगा। इसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जोड़ दिए कुंजी लगा के। जैसे ही कुंजी बंद करते हैं इसमें से विद्युत धारा I जो है प्रवाहित होने लगती है, V पोटेंशियल एंड V वोल्टेज के साथ। ठीक है, अब जो यहाँ R1 R2 और R3, जो यहाँ I1 I2 I3 धारा जो तीनों में से जो प्रवाहित हो रही थी बट के, अब यहाँ I धारा जो है R से प्रवाहित होगी क्योंकि यहाँ रास्ता अब एक ही है। ओके, तो ओम के नियम आप लोग को पता है। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR, V बराबर IR पता है आप लोग को। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा R गुना में इधर आएगा भाग में हो जाएगा V बटे में R। I बराबर क्या हो गया? V बटे में R। अब पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए I1 बराबर, पहले प्रतिरोध के लिए I1 बराबर। अब I बराबर क्या होता है? V बटे में R। तब प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध के लिए यहाँ V क्या है? विभवांतर क्या है? V, विभवांतर क्या है? V ही है, तो V ही हो गया। और प्रतिरोध R, प्रतिरोध क्या है? R1, क्या हो गया? V बटे में R1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 बराबर, I2 इक्वल्स टू क्या हो गया? सूत्र तो यही अप्लाई होगा, V बटे में R। तो यहाँ पोटेंशियल कितना है? यहाँ विभवांतर कितना है? V ही है, क्योंकि विभवांतर हमारा सेम है। अब बटे में प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है? R2, V बटे में R2। इक्वेशन नंबर 2। तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 इक्वल्स टू V बटे में R, यही होता है फॉर्मूला हमारा। वोल्टेज हमारा सेम है, पोटेंशियल सेम है, V हो गया। और रेजिस्टेंस क्या है? R3 हो गया R3। इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब समतुल्य प्रतिरोध के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, समतुल्य प्रतिरोध जिसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध के लिए I इक्वल्स टू, समतुल्य प्रतिरोध के लिए I इक्वल्स टू क्या हो गया? V बटे में R, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल यानी यहाँ विभवांतर कितना है? V, और प्रतिरोध जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध वो कितना है? R। तो क्या हो गया? V बटे में R। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। ठीक है, अब परिपथ से यानी सर्किट से, अब परिपथ से, अब परिपथ से, परिपथ से हमको क्या देखने को मिल रहा है? जो हमारी धारा यहाँ I है, यही धारा हमारी I1 I2 और I3 तीन भागों में बढ़ गई है। तो परिपथ से क्या हुआ? I इक्वल्स टू, यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I है, हम I धारा ही है, तीन भागों में बढ़ गई है, I1 I2 और I3 में। तो I इक्वल्स टू क्या हुआ? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब 1, 2, 3 और 4 इक्वेशन का मान, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5 में रख देते हैं। लिख लीजिए समीकरण 1, 2,
3 और 4 का मान 5 में रखने पर 5 में रखने पर तो मान पुट कर दीजिए, मान रख दीजिए। आई का मान कितना है, V बटे में R रख दीजिए, V बटे में R इक्वल्स टू I1 का मान कितना है, V बटे में R1 रख दीजिए, V बटे में R1 प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए। I2 का मान क्या है, V बटे में R2, V बटे में R2 प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए। I3 का मान कितना है, V बटे में R3, V बटे में R3। ओके, अब देखिए या V बटे में R इक्वल्स टू, देखिए V सब में कॉमन है, V कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचा 1 बटे में R1, 1 बटे में R2, 1 बटे में R3, 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3। ओके, देखिए V से भी कैंसिल, या 1 बटे में R इक्वल्स टू 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3। ठीक है, यही हमारा समांतर क्रम का जो है एक फार्मूला निकल के आ गया। 1 बटे में R इक्वल्स टू 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3, यानी जो समतुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है समांतर क्रम में, समतुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वह दिए हुए प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यही निकल के आया कि जो समतुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वह दिए हुए प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, यानी 1 बटे में R बराबर 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।